हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आने वाले सीटेट और यूपीटेट एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज मैनर में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट वीडियो में हम चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, बल्कि क्वेश्चन में छुपे हुए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हर वर्ष आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की ग्रोथ या वृद्धि के लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है? फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या मॉरल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास या नैतिक विकास। जैसा कि पूछा गया है ग्रोथ, तो ग्रोथ ऑफ द बॉडी, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी रहेगी? फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, डज नॉट जहाँ पे भी पूछा गया है उसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कई बार हम जल्दबाजी में कंफ्यूजन में गलत आंसर मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ग्रोथ की कौन से कैरेक्टर नहीं है? तो आने वाले 4 में से 3 ऑप्शन ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, एक नहीं रहेगा। तो पहला, क्वांटिटेटिव इनिशिएटिव, क्या ये मात्रात्मक है? जी हाँ, ये मात्रात्मक पहलू है, तो ये ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक है। आते हैं ऑप्शन बी पे, इट इज़ नॉट मेजरेबल। अब क्योंकि मात्रात्मक है तो ऑब्वियसली मेजरेबल होगा, यह मापने योग्य होगा, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया गया है। ग्रोथ मेजरेबल होती है, जबकि लिखा है ग्रोथ इज़ नॉट मेजरेबल, यह मापने योग्य नहीं है, तो ये ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जैसा कि पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी पार्ट। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। यस, इट इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग, क्या ग्रोथ जीवन पर्यंत रहती है? नहीं, ग्रोथ एक लिमिटेड एज तक होती है, तो इट इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग, यह जीवन पर्यंत नहीं है, तो ये भी ग्रोथ का ही कैरेक्टरिस्टिक है। इट शोज ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, क्या ग्रोथ में सिर्फ शारीरिक विकास होता है? नहीं, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में ऑप्शंस देख चुके हैं, सब तरह के डेवलपमेंट्स एक पर्टिकुलर चाइल्ड में होते हैं। सो ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, क्या ये ग्रोथ से रिलेटेड रहेगा? जी हाँ, ये भी ग्रोथ से रिलेटेड रहेगा। बाकी तरह के डेवलपमेंट वो ग्रोथ का पार्ट नहीं है। इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, ये सब ग्रोथ का पार्ट नहीं है। ग्रोथ सिर्फ किससे जुड़ी होती है? फिजिकल डेवलपमेंट से। तो इस ऑप्शन में क्या पूछा गया है? इट शोज ओनली फिजिकल डेवलपमेंट। जी हाँ, ग्रोथ सिर्फ शारीरिक विकास को ही दर्शाता है, तो ये भी ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक हो गया है। क्वांटिटेटिव होता है ग्रोथ, लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, साथ ही साथ सिर्फ शारीरिक विकास को भी दर्शाता है। तो ये सब ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ग्रोथ का अन्य एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मेजरेबल होता है, जबकि यहाँ पर दिया गया है नॉट मेजरेबल। इसी वजह से प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, इट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, इट इज़ नॉट मेजरेबल इज द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज, सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल परिवर्तन की प्रक्रिया ही होती है, तो ये ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट, ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है? बिल्कुल ट्रू है। डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तो शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल है। जबकि ऑप्शन सी, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव नहीं होता है, सो आंसर इसका फॉल्स रहेगा। और यही उन्होंने पूछा है, कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन सी सत्य नहीं है। विकास मात्रात्मक नहीं होता है, ग्रोथ मात्रात्मक होता है, वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया होती है, जैसा कि हम पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ नॉट मेजरेबल एंड इट इज़ क्वांटिटेटिव वाले क्वेश्चन में। तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यह एक मात्रात्मक पहल है। तो आप डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही तरह का
कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को कई बार एग्जाम से पूछा जा रहा है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू एरियाज। तो मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अगला ऑप्शन है इमोशनल, कॉग्निटिव, संवेगात्मक, संज्ञात्मक, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, सोशियो साइकोलॉजिकल यानी कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, इमोशनल संवेगात्मक और सोशल सामाजिक। ऑप्शन डी फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव, सोशल, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ऑप्शन कौन सा इसके लिए सही रहेगा? तो जब भी मानव विकास होता है तो सबसे पहले कौन सा डेवलपमेंट होता है? तो सबसे पहले होता है फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दिया गया है। शारीरिक विकास, जिसको हम ग्रोथ से जोड़ सकते हैं, ग्रोथ ऑफ द बॉडी सबसे पहले होता है। बाकी तरह का डेवलपमेंट जीवन भर चलता है, लेकिन ग्रोथ एक निश्चित एज तक ही होती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ही इसका आंसर हो सकता है, बाकी को हम एलिमिनेशन मेथड से हटा सकते हैं। तो फिजिकल पहले तरह का डेवलपमेंट हो गया। अगला डेवलपमेंट अगर हम देखें इन दोनों ऑप्शंस में, कॉग्निटिव और दूसरे में दिया गया है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सेकेंड स्टेज पे नहीं आएगा। पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद आता है संज्ञानात्मक। एक स्टूडेंट को संज्ञानात्मक विकास की ज़रूरत होती है, यानी कि उसकी स्टडी से रिलेटेड हम इसको ले सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा अपने वातावरण से बहुत कुछ सीखता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट और फिर वो सोशल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है, जब वो समाज में एक स्कूल से बाहर निकलकर समाज का हिस्सा बन जाता है। एक सामाजिक जीवन वो जीने लगता है। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, फिर इमोशनल एंड लास्ट में सोशल डेवलपमेंट, इन 4 तरह के एरियाज में हम ह्यूमन डेवलपमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट का ध्यान रखिए, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिमस। विकास एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन पर्यंत। सी पार्ट वृद्धि विकास का ही एक भाग है, ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और डी पार्ट विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड बिहेवियर। सो यहाँ पे उन्होंने पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो देखते हैं एक एक करके। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, बिल्कुल चलता है, तो ऑप्शन सही है। ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, डेवलपमेंट पूरी लाइफ चलता है, लेकिन डेवलपमेंट होने में पहला स्टेज जो आता है वो फिजिकल डेवलपमेंट आता है, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो जी हाँ, ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ओनली। लास्ट पार्ट देखते हैं, डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। जी हाँ, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव नहीं होता है, ये क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। किस तरह के चेंजेस? परफॉर्मेंस, एक पर्सन की परफॉर्मेंस इन द वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और बिहेवियर में बदलाव आते हैं, तो ये भी डेवलपमेंट होता है। जी हाँ, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बल्कि ऑप्शन ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिनोनिमस हैं क्या? क्या ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? जी नहीं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं, बल्कि ऑप्शन सी से आप इसको कंपेयर करें तो आप समझ जाएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज ये कथन सत्य नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इट नीड्स प्रॉपर एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी मैच्योरिटी हैज़ नथिंग टू डू विद, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। सी पार्ट ऑक्सिलरी मटेरियल हेल्प्स इन लर्निंग, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है। डी मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। लर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, 3 सही हैं, 1 नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट लर्निंग से रिलेटेड सही नहीं बैठता है वो आपको यहाँ पे आंसर के रूप में मार्क करना है। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। यस, लर्निंग नीड्स प्रॉपर एनवायरनमेंट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट
सही है। लर्निंग यानी कि अधिगम, अधिगम के लिए एक उचित वातावरण की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। मैच्योरिटी हैज़ नथिंग टू डू विद इट। लर्निंग के लिए मैच्योरिटी से कुछ रिलेशन है क्या? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बच्चा या बालक अपनी आयु के हिसाब से ही परिपक्व होता है और उसी के हिसाब से ही उसको लर्निंग मटेरियल दिया जाता है। तो मैच्योरिटी हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल। मैच्योरिटी या परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण संबंध है अधिगम से, लर्निंग से। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ लिखा है मैच्योरिटी हैज़ नथिंग टू डू, परिपक्वता का अधिगम से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लर्निंग का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑक्सिलरी मटेरियल, यानी कि सहायक सामग्री। बिल्कुल सहायक सामग्री हेल्प करती है लर्निंग में, अधिगम में। तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। लास्ट ऑप्शन मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, मोटिवेशन की बहुत एक विशेष इंपॉर्टेंस होती है लर्निंग प्रोसेस में। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत लोग मोटिवेशनल वीडियोस और पोएम्स को पढ़ते होंगे, तो इसके महत्व को जानते होंगे। तो ऑक्सिलरी मटेरियल, मोटिवेशन, प्रॉपर एनवायरनमेंट और मैच्योरिटी, चारों चीज़ों की लर्निंग में ज़रूरत होती है। जबकि ऑप्शन बी में दिया गया है कि मैच्योरिटी इज़ नथिंग टू डू, मैच्योरिटी का लर्निंग से कोई संबंध नहीं है, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैच्योर स्टूडेंट, आगे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रहता है। तो मैच्योर स्टूडेंट इस बात में विश्वास करते हैं, परिपक्व विद्यार्थी विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। इमोशंस हैव नो प्लेस इन द स्टडी फॉर मैच्योर स्टूडेंट। नेक्स्ट, विद देयर इंटेलिजेंस दे क्विकली सॉल्व ऑल टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अपने सारे द्वंद्व का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन सी, समटाइम सीक द हेल्प ऑफ इमोशंस इन द स्टडी, कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्टडी इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कभी भी कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो मैच्योर स्टूडेंट, मैच्योरिटी, जैसा कि हम डिस्कस अभी पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि मैच्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है लर्निंग से। सो एक पर्सन के डेवलपमेंट प्रोसेस में लर्निंग का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैच्योरिटी। और जब पर्सन का डेवलपमेंट होता है तो मैच्योर स्टूडेंट इन सभी में से क्या कर सकता है? दैट इज़ द थिंग दे आर आस्किंग। विद देयर इंटेलिजेंस दे क्विकली सॉल्व ऑल द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ द आंसर हेयर। क्योंकि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक चाइल्ड, एक स्टूडेंट क्या करता है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। उससे उसके अंदर जो इंटेलिजेंस डेवलप होती है, उसकी वजह से वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी ओनली। तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट रहेंगे, ओनली ऑप्शन बी इज द आंसर हियर। कमिंग टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, इसको डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड विद बर्थ, विकास जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। नेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। डेवलपमेंट इज वन डायमेंशनल, विकास एकल आयामी है। डेवलपमेंट इज आइसोलेटेड, विकास पृथक होता है। तो मोस्ट सूटेबल पॉइंट जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डेवलपमेंट बिगिनस एंड एंड्स विद बर्थ। जी हाँ, डेवलपमेंट बिगिन होता है बर्थ पे, लेकिन बर्थ पे एंड नहीं होता है। बर्थ पे एंड नहीं होता है, बल्कि डेवलपमेंट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एक जीवन पर्यंत प्रोसेस होता है विकास, जो कि बर्थ पे या जन्म पे समाप्त नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आते हैं, डेवलपमेंट इज़ वन डायमेंशनल। जी नहीं, डेवलपमेंट वन डायमेंशनल नहीं होता है। कई तरह के विकास होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, अन्य कई प्रकार के विकास होते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल नहीं होता है, एकल आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे गलत हो जाता है। डेवलपमेंट आइसोलेटेड, पृथक होता है। जी नहीं, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है तो आइसोलेटेड या पृथक तो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन
हम 3 ऑप्शंस यहाँ पे रिमूव कर चुके हैं। ऑप्शन बी इज द आंसर हेयर। सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ ये विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ओके, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9। अपार्ट फ्रॉम डैश स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। स्पोर्ट्स यानी कि खेल बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपार्ट फ्रॉम डैश किसके अलावा, तो ऑप्शंस देखते हैं। दे एक्वायर मास्टरी ओवर देयर बॉडी। जी हाँ, एक स्टूडेंट या एक बच्चा अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर सकता है अगर वो खेल कूद में एक्टिव रहता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इट स्टिमुलेट देयर सेंसेस, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। बिल्कुल, ये भी करेक्ट आंसर है। इट इज़ अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम। इज़ इट अ मैनर टू स्पेंड टाइम ओनली, क्या ये एक टाइम पास करने का मेथड है? जी नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट वन, दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम। बच्चे या स्टूडेंट्स नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये चारों एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये सब एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड खेल कूद से, स्पोर्ट्स से सीख सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑप्शन सी इज़ नॉट द थिंग देयर। यह समय बिताने का सुखद तरीका है। ये इस पर्टिकुलर आंसर में हम टिक कर सकते हैं। 9th आंसर विल बी सी पार्ट। Other than this, all the 3 options are correct. This one is not correct there. Coming to the next one, question number 10. Which of the following environmental factors except dash contribute to development? निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। So contribution to development, डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा फैक्टर है? कौन सा पूछा है? एनवायरमेंटल फैक्टर। यहाँ पे 3 एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, एक नहीं है, वो आपको पहचानना है। ओके, सो लेट अस रीड देयर। न्यूट्रिशनल क्वालिटी, कल्चर संस्कृति, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शिक्षा की गुणवत्ता, फिजिकल फॉर्मेशन शारीरिक गठन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से कौन सा फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि विकास में डेवलपमेंट करता हो या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देता है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही रहना चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है डेवलपमेंट में, शारीरिक गठन के लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन कल्चर, कल्चर एक बच्चे की सराउंडिंग्स जो होती हैं, वो किस माहौल में रहता है, वो बिल्कुल उसके विकास में, उसको डेवलपमेंट होने में मदद करता है। जैसे कि सोशल डेवलपमेंट से अगर हम देखें तो कल्चर की एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट वन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक स्टूडेंट किस तरह के एजुकेशन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट वन फिजिकल फॉर्मेशन, फिजिकल फॉर्मेशन इज़ नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स द रोल ऑफ द एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। सो निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका, एनवायरनमेंट की भूमिका का समर्थन करता है? तो यहाँ पे 4 सिचुएशंस दी गई हैं, तो आपको पहचानना है इन चारों सिचुएशंस में से किस में एनवायरनमेंट का रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन ए, देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज इन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स इन IQ टेस्ट ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी, आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट हाउस होल्ड हैव एन IQ, यानी कि एक समान जुड़वा बच्चों का जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनका IQ 75 के समान है, यानी कि दोनों का IQ सेम है। आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं और दोनों का IQ सेम है, जबकि उनका जो लालन पालन है वो डिफरेंट हाउस होल्ड्स अलग अलग घरों में हुआ है। नेक्स्ट वन ऑप्शन सी, चिल्ड्रन हु आर फिजिकली हेल्दी आर ऑफन फाउंड टू बी मॉरली साउंड। शारीरिक रूप से स्वच्छ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन डी, सम लर्नर्स प्रोसेस इन्फॉर्मेशन क्विकली वेयरएज अदर्स ऑफ द सेम क्लास आर नॉट एबल टू डू सो। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या एक या दो स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन को अफेक्ट नहीं करेंगे, वो ओवरऑल रोल देंगे उस पर्टिकुलर एरिया में
जितना भी एनवायरनमेंट, जो भी माहौल होगा, जो भी परिवेश होगा, उसका सब पे समान असर पड़ेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट सूटेबल रहता है वो आएगा ऑप्शन ए, स्टडी इंक्रीज इन एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें, आइडेंटिकल ट्विंस, चिल्ड्रन हु आर फिजिकली हेल्दी, सम लर्नर्स, यानी कि एक विशेष ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात की गई है। आइडेंटिकल ट्विंस सिर्फ जुड़वा बच्चों की बात हुई है। चिल्ड्रन हु आर फिजिकली हेल्दी, जो अनहेल्दी है उनका क्या, उन पे कोई एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उन पे भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं बैठता है। एनवायरनमेंट विल अफेक्ट एवरीवन इक्वली, परिवेश का सब पे समान रूप से असर पड़ेगा। तो ऑप्शन बी आइडेंटिकल ट्विंस की बात करता है। ऑप्शन सी फिजिकली हेल्दी बच्चों की बात करता है। ऑप्शन डी ऐसे बच्चों की बात करता है जो क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को क्विकली प्रोसेस कर देते हैं। कुछ शिक्षार्थी जो सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, मतलब कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की बात करता है। तो यहाँ पर सिर्फ विशेष सेट ऑफ स्टूडेंट्स की बात की गई है, जबकि ऑप्शन ए में एवरेज परफॉर्मेंस की बात की गई है। और परिवेश या एनवायरनमेंट का असर एक एवरेज परफॉर्मेंस पे ही पड़ेगा। उस क्षेत्र में रहने वाले सभी बच्चों के विकास पे एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ेगा। सो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज, तो ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो इन्फेंसी एक पहली स्टेज होती है। कौन सा आंसर रहेगा? बर्थ टू 2 ईयर्स, जन्म से 2 वर्ष, बर्थ टू 3 ईयर्स, जन्म से 3 वर्ष, 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 वर्ष, या बर्थ टू 1 ईयर, जन्म से 1 वर्ष तक। तो इन्फेंसी का पीरियड जो होता है, ऑप्शन ए बर्थ टू 2 ईयर्स रहेगा। आंसर विल बी हियर ऑप्शन ए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द मिड चाइल्डहुड पीरियड इज 2 to 6 ईयर्स, 6 to 11 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, या 2 ईयर्स फ्रॉम द बर्थ, 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद, या जन्म से 2 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष इन्फेंसी होता है, वो हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। मध्य बचपन कब आता है? मध्य बचपन विल बी, आंसर विल बी हियर 6 ईयर्स to 11 ईयर्स, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। देखिए एक पर्टिकुलर चाइल्ड की एज में, एक बच्चे की एज में जो अलग अलग स्टेजेस आती हैं, उनमें पहली स्टेज होती है 0 से 2 ईयर्स। 0 से 2 ईयर्स की स्टेज को हम बोलते हैं इन्फेंसी। 0 से 2 ईयर्स की स्टेज होती है इन्फेंसी, जिसको हम शैशव काल बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद आता है नेक्स्ट वन। अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो 0 से ही 5 ईयर्स, शैशव काल भी इसी का ही एक पार्ट है, लेकिन 0 से 5 या 6 ईयर्स तक, 5 और 6 ईयर्स, 0 से 5 साल, जन्म से 5 या 6 साल तक शैशवावस्था रहती है। शैशवावस्था को हम चाइल्डहुड बोलते हैं, चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड को भी हम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। इस चाइल्डहुड में 0 से 6 साल के बीच में 0 से 2 ईयर्स, जो कि पहली स्टेज होती है, जिसमें कि इन्फेंसी बोला जाता है, जो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है 2 से 5 साल। 2 से 5 साल की स्टेज को क्या बोला जाता है? 2 से 5 साल की स्टेज पे बोला जाता है अर्लियर चाइल्डहुड। अर्लियर चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये भी शैशवावस्था का ही एक पार्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्लियर चाइल्डहुड। इसके बाद मिड चाइल्डहुड आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमने मार्क किया है, 6 से 11 साल तक, यानी कि मध्य बाल्यावस्था। यहाँ पे बॉय और गर्ल में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। 6 से 12 साल बॉय में मान लेते हैं और 6 से 11 साल इन द गर्ल्स केस इट इज़ कॉल्ड एज। इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में आता है एडोलेसेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। तो ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इसको आप अच्छे तरह से आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इससे हम रेगुलरली क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं। सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप कम्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी? कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड? ऑप्शन ए 11 to 18 ईयर्स, 11 से 18 वर्ष। ऑप्शन बी 18 to 24, 18 से 24 वर्ष। ऑप्शन सी 6 ईयर्स फ्रॉम बर्थ, जन्म से 6 वर्ष। या ऑप्शन डी 9 to 12 ईयर्स। सो लेटर चाइल्डहुड एज, जैसा कि 11 to 12 ईयर्स के एज पे किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद एडोलेसेंस बोला जाता है। तो लेटर चाइल्डहुड एज विल बी आंसर ऑप्शन डी 9 to 12 ईयर्स। आई होप इट इज़ क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चाइल्डहुड एज, बाल्यकाल होता है कौन सी एज में होता है? तो इस तरह के क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं सभी तरह के एग्जाम्स में।
वेरियस स्टेट टीईटीज एंड एज वेल एज सीटेट में भी ये पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पीआरटी लेवल एग्जाम्स और आने वाले सुपर टेट में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चाइल्डहुड कौन सी एज में होता है? ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 3 years, फ्रॉम 3rd year to the age of 6 years, फ्रॉम 6th year to the age of 12 years, एंड फ्रॉम 2nd year to the age of 15 years। सो यहाँ पे बाल्यकाल पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर विल बी, बाल्यकाल के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर हियर, फ्रॉम द 6th year to the age of 12 year, that is called as the childhood age, बाल्यकाल। ओके, let us now move on to the next one। ये क्वेश्चन हरियाणा टेट से लिया गया है, ये हरियाणा टेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ह्यूमन डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम प्रेगनेंसी, गर्भावस्था से, फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था से, फ्रॉम लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था से, या फ्रॉम इन्फेंसी। तो ह्यूमन विकास कब से स्टार्ट होता है? विकास स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहना चाहिए? फ्रॉम प्रेगनेंसी, गर्भावस्था से ही ह्यूमन डेवलपमेंट बिगिन कर देता है, जहाँ पे बच्चे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जन्म के बाद एक पर्टिकुलर एज तक बॉडी की ग्रोथ होती है, जिसमें अन्य अलग अलग स्टेजेस आती हैं, जिसको हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इन सब में डिवाइड करते हैं। तो इस पूरी एज के दौरान डेवलपमेंट चलता रहता है, लेकिन बिगिन कब होता है? इट बिगिन्स फ्रॉम प्रेगनेंसी। ओके, लेट अस कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम, विकास पूछा गया था, यहाँ पे ग्रोथ पूछा गया है। सो यहाँ पे ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम ग्रोथ ऑफ द बॉडी, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो प्री नेटल स्टेज विल बी द आंसर हेयर, पूर्व प्रसव अवस्था, दैट इज द आंसर हेयर, ऑप्शन नंबर ए। तो विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये प्री नेटल स्टेज, पूर्व प्रसव अवस्था से लेकर के जीवन पर्यंत चलता है, लाइफ लॉन्ग इट कीप्स ऑन happening. Okay, so this question was from CTET 2012. Let us move on to the question number 18. Activities of children in infancy are. This question is from UPTET. UPTET में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2013 और 2016 में। एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन, किस तरह की एक्टिविटीज इन्फेंसी में बच्चा करता है? फंडामेंटलिस्ट, मूल प्रवृत्त्यात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, प्रोटेक्टिव, संरक्षित, या इमोशनल, संवेगात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर हेयर, मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी कि बच्चा जो होता है इन्फेंसी की एज में वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। यहाँ पे एक बच्चा मूल प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आने पर रो देता है, वो अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करता है गुस्सा आने पर रोकर। खुश होने पर अचानक से अभिव्यक्ति हंसी द्वारा हो जाती है। तो बच्चा मूल व्यवहार ही रखता है, फंडामेंटलिस्ट बिहेवियर रखता है, वो कोई शो ऑफ नहीं करता है, वो अपनी सराउंडिंग्स से अफेक्ट नहीं होता है। जैसा कि लेटर एज में, एडोलेसेंस में क्या होगा, बच्चा पीयर प्रेशर पे डिपेंड करेगा, वो अपने ग्रुप को शो ऑफ करता है, अपने ग्रुप के अप्रूवल को पाना चाहता है। सो अलग अलग एजेस में अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं बिहेवियर में। इन्फेंसी में फंडामेंटलिस्ट बिहेवियर विल बी द आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 19। सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, स्वकेंद्रित कब होता है चाइल्ड? किस एज में होता है? बर्थ टू 2 years, 3 to 6 years, 7 years टू एडोलसेंस, या फिर किशोरावस्था एडोलसेंस में। सो स्वकेंद्रित पूछा गया है, एक बच्चा स्वकेंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड कब हो जाता है? सो व्हाट शुड बी द आंसर हेयर? आंसर विल बी हेयर 3 to 6 years। इन द एज ऑफ 3 to 6 years, जिसको हम शैशवावस्था बोलते हैं, बच्चा स्व केंद्रित रहता है, जिसको हम बाल्यावस्था की पूर्व की अवस्था भी बोल देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड बोल सकते हैं इसको। सो इस पर्टिकुलर एज में क्या होता है, बच्चा स्व केंद्रित रहता है, स्वयं की खुशी की चिंता करता है, दैट इज 3 to 6 years। बच्चे सबसे ज़्यादा जिद इसी एज में करते हैं, दे आर वेरी मच adamant in this age. Let us come on to the question number 20. Which of the following is a characteristic of middle childhood? So यहाँ पे पूछा गया मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पूछी गई है। मध्य बाल्यावस्था में कौन सी एक विशेष बात आप बच्चों में देख सकते हैं? ऑप्शन ए, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट एंड साइंटिफिक रीजनिंग। साइंटिफिक रीजनिंग मिड चाइल्डहुड में नहीं होती है, दैट इज ऑप्शन ए कैन नॉट बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट, चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली एंड टेंजिबली। मिड चाइल्डहुड एज
में बच्चा क्या लॉजिकल थिंकिंग रख सकता है? जी हाँ, बच्चे की एक लॉजिकल थिंकिंग यहाँ से डेवलप होने लगती है। द स्टूडेंट और द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग टेंजिबली, बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, हर एक बात में उनको एक तर्क की ज़रूरत पड़ती है, हर एक बात में वो क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी मिड चाइल्डहुड एज में ही डेवलप होती है। नेक्स्ट, लर्निंग इन्वॉल्व सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज़। नो, इट इज़ नॉट द राइट आंसर। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। ऑब्वियसली इट इज़ टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट, लेकिन मिड चाइल्डहुड में नहीं, वो पूरे चाइल्डहुड में चलती है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर देयर, दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। कई बार आपको ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो उसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे मिड चाइल्डहुड में क्या चीज़ स्टार्ट होती है? दैट इज लॉजिकल थिंकिंग एंड टेंजिबल थिंकिंग। तार्किक और मूर्त रूप से सोचना बच्चे मध्य बाल्यावस्था से विशेष तौर से प्रारंभ कर देते हैं। सो ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव सॉल्व, द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? समकालीन संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। चाइल्डहुड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको पॉइंट पहचानना है क्या, विच इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज ए चाइल्डहुड, यानी कि एक तरह से डेफिनेशन पूछी गई है। तो चाइल्डहुड क्या, ये सोशल स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू द सोशियो स्ट्रक्चरल साइकोलॉजिस्ट। सेकंड ऑप्शन, इट इज़ बिलीव दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न इन ईविल एंड हैव टू बी सिविलाइज। बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। नहीं, दिस इज़ नॉट द थिंग विद व्हाट वी कॉल्ड एज चाइल्डहुड, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, दैट द चिल्ड्रन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। बच्चे शून्य शून्य से शुरुआत करते हैं। एंड देयर क्वालिटीज़ आर डिटरमिन्ड बाय द एनवायरनमेंट। उनके गुण परिवेश द्वारा निर्धारित होते हैं। क्या ये चाइल्डहुड कहा जा सकता है? दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। नेक्स्ट वन, इट इज़ यूनिवर्सली सिमिलर इन डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट। क्या हर तरह पे हर एक कल्चरल हर एक सांस्कृतिक संदर्भ में हम चाइल्डहुड को सेम मान सकते हैं? नहीं, इट इज वेराइंग, ये डिफरेंट होता है। चाइल्डहुड विल बी वेराइंग, डिफरेंट चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एरियाज विल बी डिफरेंट। अलग अलग जगह पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है। तो यूनिवर्सली सेम नहीं हो सकता है, सार्वभौम रूप में समान नहीं हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। ऑप्शन ए इज द आंसर। ये एक सोशल स्ट्रक्चर है। चाइल्डहुड is a social structure according to what? According to the socio structural psychologist. Okay, so this is the answer here. Childhood एक पर्सन की एज का एक पर्टिकुलर स्टेज बनाएगी एक सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था को एक अवस्था के रूप में रखा गया है, बाल्यावस्था। उसके बाद शैशवावस्था। इस तरह से हम अलग अलग तरह के ग्रुप्स को, अलग तरह के स्टेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट इज चाइल्डहुड इज देयर, देन फॉलोड बाय दिस एडोलसेंस। एडोलसेंस के बाद नेक्स्ट वन दैट इज कमिंग हियर इज एडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज। तो शैशवावस्था जन्म से 5 से 6 साल तक होती है। फिर बाल्यावस्था चाइल्डहुड दैट इज 5 to 12 ईयर्स। फिर आती है किशोरावस्था एडोलसेंस 12 to 18 ईयर्स। देन एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था 18 to 40 ईयर्स एंड द ओल्ड एज दैट इज वृद्धावस्था 40 ईयर्स एंड लेटर ऑन। सो दैट इज 5 many stages are there that are a part of the social structure according to the socio structural psychologists. So आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ द ग्रुप? किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? एक्टिव मेंबर्स कब बन जाते हैं? ग्रुप्स कब से बनने स्टार्ट होते हैं? ऑप्शन ए एडोलसेंस किशोरावस्था, ऑप्शन बी एडल्टहुड, ऑप्शन सी अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था, या फिर ऑप्शन डी बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। तो एक्टिव मेंबर्स ऑफ द ग्रुप दे विल बिकम इन विच स्टेज? दैट इज बीइंग आस्क्ड हियर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बच्चे बाल्यावस्था में अपने समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। वे अपने समूह को घर और अपने स्कूल से भी अधिक अधिक इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। दैट इज द आंसर हियर। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर चाइल्डहुड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए पूछा गया है प्रूडेंस ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य की योजना की सूझबूझ, मोर इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि,
इंक्रीजिंग रीजनिंग पावर, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या डी एंड ऑफ इमेजिनरी फियर्स, काल्पनिक भयों का अंत। तो लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड के बाद क्या आता है, एडोलसेंस आता है, 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि लेटर चाइल्डहुड हम लगभग मान सकते हैं 10 या 11 साल का एक बच्चा, उसके अंदर इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो प्रूडेंस और फ्यूचर प्लानिंग, 10 से 11 साल का बच्चा क्या वो सूझबूझ रखता है फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड, बिल्कुल नहीं रखता है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, नॉट ए लेटर चाइल्डहुड कैरेक्टरिस्टिक। तो लेटर चाइल्डहुड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जबकि प्रूडेंस ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, सूझबूझ, भविष्य की योजना की सूझबूझ, लेटर एडोलसेंस में आती है, एट द एज ऑफ 17 और 18 ईयर्स या 19 ईयर्स में, उस एज में जाकर के, जब किशोरावस्था कंप्लीट होने वाली होती है, उस पर्टिकुलर एज में बच्चे के अंदर भविष्य की योजना से रिलेटेड सूझबूझ आती है, वो मैच्योर होने लगता है। द पर्सन इज बिकमिंग मैच्योर, और वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता है। तो लेटर चाइल्डहुड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि बाकी सब कुछ जो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं वो सभी बातें होती हैं। जैसा कि मोर इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में बहुत रुचि रखते हैं बच्चे। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रीजनिंग पावर, तार्किक शक्ति बिल्कुल बढ़ती है। इमेजिनरी फियर्स खत्म हो जाते हैं, काल्पनिक भय भी अंत हो जाता है उनका। सो ऑप्शन बी, सी, डी, ये सब कुछ लेटर चाइल्डहुड के डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। जबकि ऑप्शन ए, प्रूडेंस ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, ये लेटर चाइल्डहुड नहीं बल्कि लेटर एडोलसेंस के डेवलपमेंट का एक पार्ट है। सो दिस इज द आंसर देयर, यही पूछा गया था, दैट इट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर चाइल्डहुड। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। इनमें से निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, स्टेबिलिटी इन ग्रोथ, अभिवृद्धि में स्थिरता। ऑप्शन बी, प्रीडोमिनेंस ऑफ कलेक्टिविटी, सामूहिकता की प्रबलता। ऑप्शन सी, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की कमी। ऑप्शन डी, पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एंड गेम्स, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? स्टेबिलिटी इन ग्रोथ, इज इट देयर और नॉट? यस, इट इज देयर। स्टेबिलिटी इन ग्रोथ, अभिवृद्धि में स्थिरता होती है। ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द चाइल्डहुड ओनली। तो एक स्टेबल ग्रोथ होती है, प्रॉपर ग्रोथ होती है, अपनी एज तक एक ग्रोथ होती है। तो ऑप्शन ए चाइल्डहुड कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट वन, प्री डोमिनेंस ऑफ कलेक्टिविटी, सामूहिकता होती है, बिल्कुल बच्चों में सामूहिकता की भावना बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट इज ऑल्सो द थिंग इन चाइल्डहुड। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या जिज्ञासा में कमी होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि जिज्ञासा तो ऊंचाइयों पर होती है। जिज्ञासा बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, हर एक चीज़ को जानने की उनमें एक फीलिंग रहती है, हमेशा हर चीज़ में वो क्वेश्चंस पूछते हैं। सो लैक ऑफ क्यूरियोसिटी इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। ऑप्शन सी इज द आंसर है। जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, पार्टिसिपेशन इन ग्रुप, बिल्कुल, क्योंकि सामूहिकता होती है तो बच्चे क्या करते हैं, समूह में रहते हैं, खेलों में सहभागिता करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या क्या है ऑप्शंस? स्टेबिलिटी होती है ग्रोथ में, प्रीडोमिनेंस ऑफ कलेक्टिविटी, सामूहिकता में बच्चे रहते हैं, उनमें प्रबलता रहती है सामूहिकता को लेकर, और पार्टिसिपेशन इन गेम्स, दे आर हैविंग इन द ग्रुप मैनर, दे कैन हैव ए टीम स्पिरिट, एक ग्रुप से जुड़े रहने की भावना बच्चों में रहती है चाइल्डहुड में। और साथ ही साथ लैक ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो that is all about this question number 24. Let us move on to the question 25. What is the main psychological characteristic of childhood? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, पर निर्भरता। ऑप्शन बी, सेंस ऑफ कलेक्टिविटी, सामूहिकता की भावना। ऑप्शन सी, रिलीजियसनेस, धार्मिकता। ऑप्शन डी, लैक ऑफ इमिटेटिव टेंडेंसी, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो इनमें से कौन सा मेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है? इमिटेटिव टेंडेंसी, इमिटेट करना, कॉपी करना या अनुकरण करना, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी कमी तो नहीं हो सकती है। सो दिस इज नॉट राइट। इमिटेटिव टेंडेंसी चाइल्डहुड का एक इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक कैरेक्टरिस्टिक, मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो लैक ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल, अभाव नहीं हो सकता है इमिटेशन का। नेक्स्ट, रिलीजियसनेस, बच्चों में धार्मिकता नहीं पाई जाती है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। सेंस ऑफ कलेक्टिविटी, सामूहिक, बिल्कुल सामूहिकता रहती है। सो क्या वो सामूहिक रूप में कार्य कर सकते हैं? सो दैट इज देयर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, बच्चे पर निर्भरता, क्या ये
उनकी विशेषता होती है बच्चों की बाल्यावस्था में नहीं, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स इज नॉट देयर, बल्कि बच्चे क्या होते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं, सो दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। सो ऑप्शन बी सेंस ऑफ कलेक्टिविटी मेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान रखिए, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स की जगह क्या होना चाहिए, दैट इज सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता होती है बच्चों में। इसके अलावा और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, इमिटेटिव टेंडेंसी का अभाव नहीं होता है बल्कि बहुत ज़्यादा होती है। सो अनुकरणात्मक प्रवृत्ति बच्चों में होती है। ओके, हो सकता है यही ऑप्शन आगे दे दिया जाए, सो दैट यू हैव टू टेक केयर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26। अ नॉर्मल 12-year-old चाइल्ड इज मोस्ट लाइकली टू हैव, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। फर्स्ट ऑप्शन, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई यानी कि टोटल मोटिवेशनल कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी। नेक्स्ट वन, फीलिंग एंजियस अबाउट प्लेजिंग एडल्ट्स, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। नेक्स्ट ऑप्शन सी, लिमिटिंग द इंटरेस्ट इन नाउ एंड हेयर, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। ऑप्शन डी, रेस्टलेसनेस फॉर पीयर अप्रूवल, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो एक नॉर्मल 12-year-old चाइल्ड हम कह सकते हैं लेटर चाइल्डहुड में या अर्ली एडोलसेंस की स्टेज के बीच में है। ओके, सो यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था को उसको मान सकते हैं। सो किशोरावस्था में बालक क्या करेगा, एक चाइल्ड क्या करेगा, अपने समूह को ज़्यादा महत्व देने लगता है, पीयर प्रेशर उसको बोलते हैं, पीयर प्रेशर। सो ऑप्शन डी इज देयर, रेस्टलेसनेस फॉर द पीयर अप्रूवल, द चाइल्ड स्टार्ट्स गिविंग इंपॉर्टेंस टू द ग्रुप, और उस ग्रुप से वो क्या क्या लेना चाहता है, अप्रूवल लेना चाहता है, अपने समूह को एक 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 बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जिसकी वजह से वो क्या रहता है, पीयर प्रेशर में रहता है। तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए उसमें बेचैनी रहती है, that my friends should be happy with me, that is a feeling that comes in the child. So option D is the answer here. आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द एज ऑफ टॉयज इज कॉल्ड, खिलौनों की आयु कहा जाता है, ए अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था, बी लेट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, सी इन्फेंसी शैशवावस्था, डी ऑल ऑफ दिस। तो सभी एक चाइल्डहुड का ही एक पार्ट है, लेकिन एज ऑफ द टॉयज किसको कहा जाता है, तो आंसर इज पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 years ऑफ एज पूर्व बाल्यावस्था होती है, और इस आयु वर्ग को खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस अवस्था में, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो अपने खिलौनों के साथ ही अपना मन बहलाता है। स्टैनले हॉल इन्होंने कहा था कि बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं, तो बच्चा इससे बहुत कुछ सीखता है। सो दैट इज द थिंग, एज ऑफ द टॉयज 3 to 6 years, early childhood is the answer here. Coming to question 28, next one, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में अधिक योगदान देता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में मोस्ट कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस में होता है, फैमिली, पीयर्स, टेलीविज़न, परिवार, समवयस्क, टेलीविज़न, फैमिली, पीयर्स, टीचर, फैमिली यानी कि परिवार, समवयस्क समूह, पीयर ग्रुप, और टीचर अध्यापक, फैमिली, स्पोर्ट्स एंड कंप्यूटर, या फैमिली, स्पोर्ट्स और टूरिज्म यानी कि पर्यटन। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑप्शन बी, फैमिली, पीयर ग्रुप एज वेल एज टीचर, इन तीनों का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक पर्टिकुलर चाइल्ड के डेवलपमेंट के अंदर। आई होप द ऑप्शन इज क्लियर, दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ओनली. We have asked this question. Let us move on to the next one, question number 29 of today's video. That is development means. यहाँ पे development यानी कि विकास का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए इज सक्सेसिव सीरीज ऑफ चेंज, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट वन दे आर आस्किंग, बी सक्सेसिव चेंजेस इन मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर। नेक्स्ट सी सक्सेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। या ऑप्शन डी ए सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इन सब में से विकास क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, दे आर आस्किंग हियर। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए, दैट विल बी द डेफिनेशन फॉर डेवलपमेंट। तो ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, आते हैं सीधे ऑप्शन नंबर डी के ऊपर। अ सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप
क्या विकास होने के लिए अनुभव और मैच्योरिटी की ज़रूरत है? जी हाँ, बिल्कुल है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर है। बाकी क्या दिए गए हैं ऑप्शंस वो भी देख लेते हैं। सक्सेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, सक्सेसिव चेंजेस इन मोटिवेशन एंड सक्सेसिव चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। सो मोटिवेशन लाइफ के लिए ज़रूरी है बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट डायरेक्टली। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि विकास के लिए मैच्योरिटी, परिपक्वता और एक्सपीरियंस दोनों की ज़रूरत होती है। परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, विकास बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द डेवलपमेंट डेफिनेशन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब आते हैं हम आज के वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। अ चाइल्ड ऑफ 6 और 7 ईयर्स इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ अदर्स। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि वह बहुत छोटा है। बी, बिकॉज इट वॉज इको सेंटर्ड, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। सी, बिकॉज ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता। डी, बिकॉज ही इज़ इमेजिनेटिव, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो 6 या 7 वर्ष का एक बालक दूसरों के विचार को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है? तो दैट इज़ द थिंग दे आर आस्किंग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक में बहुत छोटा है, बच्चे की एज बहुत कम है। नेक्स्ट, ईगो सेंटर्ड है। बच्चा ईगो सेंटर्ड होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है, और यही इसका आंसर है। वह अहम केंद्रित होता है। 6 या 7 वर्ष का जो बालक होता है वो दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करता है। शैशवावस्था यानी कि चाइल्डहुड का ये स्टेज होता है जब लेट चाइल्डहुड बच्चे के अंदर से समाप्त हो रहा होता है। तो इस पर्टिकुलर एज में बच्चे में अहम केंद्रित मीन्स ईगो सेंटर्ड बिहेवियर देखा जाता है। तो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे मैच नहीं है, करेक्ट नहीं है। दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर हेयर, बिकॉज इट इज ईगो सेंटर्ड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ अदर्स। बच्चा दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करता है। डियर फ्रेंड्स, इसी सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल विद आंसर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड एंजॉयड द सेशन अ लॉट. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो. थैंक यू फॉर एवरीवन.